हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया जो सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म एग्ज़ाम, उसको हम कवर करने वाले हैं। एंड ये जो है आपका साइंस का रहेगा 086 कोड रहेगा। अब इसमें हम जो पार्ट ए है और कुछ क्वेश्चन हम पार्ट बी के यानी 8 क्वेश्चन तक हम पार्ट बी के कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिलेंगे, वो आप देख सकते हो। तो अब हम इसमें पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने जो है ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने 9 जो है हमें करना था, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आमाशय पेट में भोजन का क्या होता है? तो आपको 3 बिंदु लिखने हैं कि आमाशय और पेट में भोजन का क्या होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, व्हाट हैपन टू द फूड इन स्टमक। ठीक है, स्टमक में क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश में देखेंगे कि जो स्टमक में जो मसल्स हैं, स्टमक मसल्स मिक्स द फूड एंड लिक्विड विद डाइजेस्टिव जूसेस। तो वो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है। बिगर मॉलिक्यूल ऑफ फूड बाय एक्शन ऑफ एसिड कन्वर्ट इनटू पेस्ट। बड़े मॉलिक्यूल वो पेस्ट में बदल जाते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स किल्ड बाय एसिड। एसिड जो है हार्मफुल माइक्रोब्स को मार देता है। हिंदी में लिखेंगे, आमाशय भित्ति भोजन और द्रव के साथ पाचक रस को मिला देती है। बड़े कण अम्ल के प्रभाव से पेस्ट में बदल जाते हैं। थर्ड है, हानिकारक सूक्ष्म जीव को अम्ल के प्रभाव से नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आंसर आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन और में जो दिया गया है, मानव पाचन तंत्र में दीर्घ रोम कहाँ उपस्थित होते हैं तथा इनका क्या कार्य होता है। तो जो दीर्घ रोम होते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर वेयर दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन, और उनका फंक्शन जो है वो क्या है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इंग्लिश में रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसमें छोटे छोटे ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनको हम विलाई कहते हैं। एंड इनके कारण क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड विच बिकम मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो हमने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है। छोटी आंत में असंख्य उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है, और ये अधिक से अधिक भोजन का क्या करता है, अवशोषण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कार ए और बी क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इनमें कौन सी कार तेज़ गति से और कितनी तेज़ चल रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें देखिए, इंग्लिश में कार ए एंड बी आर मूविंग विद 45 किलोमीटर पर आवर एंड 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक यहाँ पे किलोमीटर में है, एक यहाँ पे मीटर में है। तो विच कार इज़ मूविंग फास्टर एंड बाय हाउ मच, कौन सी कार तेज़ चल रही है और कितनी तेज़ चल रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। तो इसमें देखिए आप लिख देंगे स्पीड ऑफ कार ए, हिंदी में लिख देंगे कार ए की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर के पहले क्या बनाएंगे, मीटर, तो 1000 से गुणा कर दिया, और घंटे में बदलना है तो 3600 से कर दिया। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25/2 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमें निकालनी है स्पीड ऑफ कार बी। तो ये 12.5 है और ये इसकी कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। हमने बस इसको मीटर पर सेकंड में बदला है। अब कार बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है ये भी बताना है। तो 2.5 से जो है ये क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है बस आपको बताना था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक सरल लोलक 42 सेकंड में 20 दोलन पूरे करता है। कितनी सेकंड में कर रहा है, 42 सेकंड में। आवर्तकाल किसे कहते हैं, उपरोक्त लोलक के आवर्तकाल की गणना कीजिए। और यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो क्या इस पे आवर्तकाल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। इंग्लिश में देख लेते हैं, एक सिंपल पेंडुलम है जो 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 42 सेकंड में। टाइम पीरियड बताना है और टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज। अगर इनिशियल पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ से आंसर करेंगे। टाइम पीरियड जो है क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का सेकंड पॉइंट जो है ये यहाँ से सेकंड का आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो 42 टोटल ऑसिलेशन थे और 20 सेकंड में पूरे कर रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 21/10 और आंसर आ जाएगा 2.1 पर सेकेंड। हिंदी में करेंगे, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, दोलन की संख्या बटे समय, 42/20 21/10 आ जाएगा और 2.1 प्रति सेकंड, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट का दिया गया है बी पार्ट, यदि उपरोक्त लोलक में गोलक की प्रारंभिक स्थिति को थोड़ा बदल दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब इज स्लाइटली चेंज। तो इनिशियल पोजीशन अगर चेंज कर दी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें नो आ जाएगा, इसमें नहीं आ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी हम यहाँ से करेंगे। सेक्शन सी में जो है आपको यहाँ पे MCQs दिए गए हैं। हरे और कोमल तनों वाले पौधे आमतौर पर घास के मैदान में देखे जाते हैं। वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अनेक शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधे में तने के आधार के पास से ही शाखाएं विकसित होती हैं। इनका तना सख्त लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। वहीं कुछ पौधे बहुत लंबे, कठोर, मोटे तने वाले होते हैं। इनमें शाखाएं तने के ऊपरी भाग में ज़मीन से ऊपर होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। तो इंग्लिश में भी बच्चों आप पढ़ लोगे, हम आंसर कर लेंगे। हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। ठीक है, यानी हर्ब्स कहलाते हैं, जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होती है और ग्रीन होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पौधे जिनमें तने के आधार के पास से ही शाखाएं विकसित होती हैं। तना कठोर लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, यह किस में होता है? तो ये जो है झाड़ी में होता है, यानी श्रब में होता है। द प्लांट्स विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, दी स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक, तो ये क्या होगा? श्रब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते लेकिन ज़मीन पर फैले होते हैं, उनको विसर्पी लता कहते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड द क्रीपर्स, उनको हम क्या कहेंगे? क्रीपर्स, यानी डी, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक व्यंजन आमतौर पर एक या एक से अधिक अवयवों से बना होता है जो हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन अवयवों में कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन घटकों को पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा भोजन में आहार, फाइबर और पानी भी होता है जिसको हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो इंग्लिश में आप बच्चे पढ़ लेंगे। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो इनमें कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आहारी रेशे, विच इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट, तो इसमें डाइटरी फाइबर आ जाएगा, यानी आहारी रेशे। शरीर वर्धक भोजन कौन सा है? तो शरीर बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और मछली में बहुत प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा, बोथ बी एंड सी, ए और सी दोनों। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ये डी इसका और इसका हो जाएगा डी, इसका भी डी हो जाएगा। नींबू समृद्ध होता है, तो नींबू में ज़्यादा क्या होता है? नींबू में होता है विटामिन सी, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए मानव चित्र, बस ये जो है आपके बस यहीं तक हैं। ठीक है, 14 कर लेते हैं। दिए गए मानव पाचन तंत्र के आरेख में ABCD में से निम्नलिखित किन्हीं 3 भागों को पहचानिए और पाचन तंत्र में उनकी भूमिका लिखिए। तो यानी 3 पार्ट जो है ABCD में से देखिए ABCD दिए गए हैं यहाँ पे, और उनके रोल भी लिखने हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया गॉल ब्लैडर, ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया रेक्टम। तो 1 बाय 1 इनको करेंगे। तो यहाँ से आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। ए जो है क्या है? स्टमक है। बी जो है बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर है। सी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और डी क्या है? रेक्टम है। अब रोल लिखना है, तो स्टमक का रोल क्या है? व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोड्यूस एसिड्स एंड एंजाइम, तो आमाशय भित्ति के संकुचन से अम्ल और एंजाइम उत्पन्न करना है। बी गॉल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय, तो इट प्रोड्यूसेस बाइल विच डाइजेस्ट फैट, तो ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत, तो इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, पाचित भोजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट रेक्टम यानी मलाशय, होल्ड द स्टूल अंटिल इवैक्यूएशन हैपन। ठीक है, शरीर के निष्कासन से पहले तक मल का संग्रहण जो है ये करता है, तो यहाँ से आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, ABC 3 कारों के दूरी समय ग्राफ का परीक्षण कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखिए कैसे, कौन सी कार तेज़ और कौन सी धीमी गति से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी जो कार है वो ग्राफ में यहाँ तक है और टाइम लगभग इतना ले रही है। अब सी जो कार है वो है लेकिन टाइम ज़्यादा ले रही है। ए कार जो है वो भी थोड़ा सा नीचे है लेकिन टाइम और भी ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ पे जो कार तेज़ दौड़ रही है वो कौन सी है? वो कार है यहाँ पे बी इज़ मूविंग फास्टर देन ए एंड सी। क्लियर, तो एक तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी फास्टर। क्लियर, तो लिख देंगे बी जो है वो तेज़ गति से दौड़ रही है। सेकंड क्वेश्चन, लगभग किस समय पर कार बी और कार ए जो है दोनों एक साथ होंगे? तो देखिए कार ए और कार बी जो है दोनों एक साथ होंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है कहाँ पे क्रॉस कर रही हैं? इस वाले P पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। तो जब P पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं तो ये लगभग आपका 1 घंटा आता है। तो इसीलिए आपका आंसर यही होगा कि लगभग 1 घंटे में कार बी कार ए को जो है दोनों एक साथ होंगे। अप्रॉक्सीमेट एट विच का टाइम कार बी क्रॉस कार ए, तो अप्रॉक्सीमेट 1 आवर कार बी क्रॉस कार ए, ये आ जाएगा। तीसरा है, कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक कितनी दूरी तय कर ली है? तो कार बी ने कार ए को पीछे छोड़ने के समय तक
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार बी और कार सी जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 6 किलोमीटर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 6 किलोमीटर। आंसर लिख देंगे अप्रॉक्स 6 किलोमीटर, हिंदी में हो जाएगा लगभग 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, देखिए रमेश ने पिकनिक पर जाते हुए बस में लगे चाल मापी यंत्र में अंकित आंकड़ों को विभिन्न समयांतराल पर नोट किया। तो ये एक जो है ग्राफ बनाया गया है, बस का दूरी समय ग्राफ दिया गया, चित्र दर्शाया गया है। तो इस तरह का ग्राफ कुछ आ रहा है। अब ग्राफ को देखते हुए यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में भी बेटा आप पढ़ लीजिए कि पिकनिक पे जा रहे थे तो जो बस चल रही थी उसका टाइम नोट किया गया कि कितने समय में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। तो ये सारा उसके बेस पे यहाँ पे ग्राफ जो है वो बना दिया गया। ये रीडिंग नोट की गई और फिर ग्राफ बना दिया गया। अब यहाँ पे ग्राफ में क्या कह रहा है कि समय दूरी ग्राफ के एक्स और वाई एक्स पर कौन सी राशि निर्देशित होती है। तो एक्स पर क्या है, एक्स पे तो जो है क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे एक्स पे क्या है, समय है, और वाई पे क्या दिया गया है, वाई पे जो है वो दूरी दी गई है। समय दूरी x और y पर कौन सी राशि निर्देशित की जाती है। तो ये लिख देंगे y पर दूरी है और x पर समय है। इस बस की चाल बताइए। अब चाल निकालनी है, यानी क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। अब देखिए चाल निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। चाल क्या होती है, चाल यानी स्पीड, साथ साथ करेंगे यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी -5 -4 5 -4 यानी कितना आ गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 -4 मैंने क्यों किया है, तो ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट जब आप लेते हो, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए इस तरह से, एक ये वाला ले लीजिए, एक ये वाला। तो यहाँ पे भी 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, 5 में से 4, और यहाँ भी 5 में से 4। ठीक है, इस तरह से आप माइनस कर देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस बस की चाल मापी यंत्र की उपयोगिता क्या है। तो चाल मापी क्या बताता है, ये वाहन की चाल, ये वाहन की स्पीड बताता है। चाल मापी यंत्र वाहन की स्पीड बताता है। क्या लिख देंगे, वाहन की स्पीड जो है वो बताता है। इंग्लिश में लिख देंगे, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यूज्ड टू मेज़र स्पीड, यूज्ड टू मेज़र स्पीड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये था हमारा कंप्लीट सैम्पल पेपर, एंड आई होप आपको ज़रूर जो है मेरा कराने का तरीका अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड अपना पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आई होप आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।